प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। ये मृदुला गर्ग जी की रचना है। उनके जीवन में बचपन से लेकर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक कुछ औरतों का प्रभाव है, जिसको इस जो अध्याय में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उनके जीवन पे औरतों का क्या प्रभाव रहा है, चाहे उनकी नानी के रूप में, चाहे दादी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहनों के रूप में। तो निश्चित तौर पे मृदुला गर्ग ने बड़े ही मार्मिक और भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे संग की औरतें पाठ को प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नए प्रकार की शैली में संस्मरणात्मक यानी किसी यादों का एक गद्य, यानी जो भी संस्मरण में है उनकी यादों से लिया गया गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, ये पाठ औरतों पे केंद्रित है। लेखिका की नानी थी, जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उस आधार पे कि लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नसी थी, यानी पर्दा करने वाली थी। भारत में पर्दा की एक प्रथा थी, धीरे धीरे एक ट्रेडिशन, चूँकि अंग्रेज़ों से या विदेशी जो आक्रांता थे उनसे बचने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी। लेकिन सब परिस्थितियाँ बीतने के बाद भी वो एक ट्रेडिशन हो गया, एक परंपरा हो गया। तो इसे धीरे धीरे अब समाज में बदला। लेकिन जो पहले की औरतें थीं निश्चित तौर पे पर्दा नसी होती थी। कहते हैं कि वो भी, उनकी नानी भी पर्दा नसी थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद छोड़कर बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटने के बाद उनका रंग ढंग चाल जो सब था वो विलायती जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु उनकी दिनचर्या का नानी के ऊपर कोई नहीं असर बना। भले उनकी पत्नी थी, उनके क्रियाविधि यानी पति और पत्नी एक गृहस्थी के दो पहिए हैं, यानी उनका भाव विचार पसंद नापसंद सब लगभग मिलता जुलता है। लेकिन नानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। न ही नानी ने कभी अपनी पसंद और नापसंद को अपने पति के ऊपर भी हावी होने दिया। कम उम्र में मृत्यु के निकट पाकर नानी को अपनी 15 वर्ष की बेटी यानी लेखिका की माँ के विवाह की चिंता हुई। उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना के एक दोस्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा से मिलने की इच्छा प्रकट की। घर के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ था कि आजीवन पराये मर्द से, क्या अपने मर्द से भी कभी मुंह खोलकर बात नहीं की, आज अपने जीवन के अंतिम समय में क्यों ऐसा कर रही हैं। लेकिन नाना भी उनकी इच्छा का सम्मान किया कि जीवन भर तो ये दबी थी, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाई, लेकिन अब चलते जीवन के अंतिम उत्तरार्ध के क्षणों में कम से कम जो है अपने विचारों को प्रकट कर दे। सबको आश्चर्य में डालते हुए नानी ने कहा कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं चाहती हूँ कि विवाह साहब के फरमादार यानी आज्ञाकारी से हो न हो। आप अपनी ही तरह किसी आज़ादी के सिपाही को ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। इस प्रकार नानी ने अपनी जीवन अपनी शर्तों के हिसाब से जिया। वास्तव में दूसरों की तरह जीने की आज़ादी और असली आज़ादी ज़्यादा ही होती है। नानी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं था पढ़ाई लिखाई का, लेकिन वह स्वतंत्रता की द्योतक थी, यानी वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी तरह सभी व्यक्ति आज़ाद ही रहें। लेकिन लेखिका की माँ की शादी ऐसे होनहार लड़के से हुई जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS, जो पहले आज के समय का जो IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस ज़माने में ICS यानी इंडियन कमीशन सर्विस होता था, के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था कि चूँकि आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। नानी की इच्छा भी थी
कि ऐसा वर ढूंढा जाए जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाला हो, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला हो। उनकी इच्छा के अनुसार ऐसे ही लड़के से हुआ जो आज़ादी के लड़ाई में भाग लेने के कारण उसका कैरियर दांव पे लग गया था। यानी उसे आईएएस की परीक्षा, उस समय के आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था और उसकी कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद भी ज़्यादा नहीं थी। फलस्वरूप लेखिका की माँ और अपनी माँ गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पे सादा जीवन जीने को मजबूर थी। लेकिन लेखिका की माँ बड़ी नाजुक किस्म की थी। शादी विवाह तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े उनके विचार जो सब महिलाओं से अलग थे। खादी की भारी साड़ी पहनने पे उनकी कमर में चनखा आ जाती थी, कमर में लचक पड़ जाती थी। फिर वो रात भर जाकर साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी ताकि उन्हें दिन में शर्मिंदगी न उठाना पड़े, चूँकि उनको अनुभव नहीं था। और फिर चूँकि वस्त्र परिधान भी सुविधानुसार हो, चूँकि गांधी जी का एक मुहिम चला था विदेशी वस्त्रों का परित्याग। इस समय देश में जगह जगह पे विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। उसी गांधी जी के विचार से प्रभावित होकर स्वदेशी वस्त्रों का जो है प्रचलन चल रहा था, चरखा चल रहा था। उससे सूत जो बनते थे उनसे स्वदेशी वस्त्र बनते थे। तो खादी की साड़ी यानी खादी हमारे देश की आज भी बड़ी महत्व है, आज भी उसका है। उसकी साड़ियाँ भी पहले होती थी, इसलिए वो भारी भरकम होती थी, उसका अभ्यास करती थी ताकि ससुराल में माँ का बहुत मान सम्मान था। सभी उनके साहबी पिता की आन बान शान से अभिभूत थे, चूँकि बारिस्टर थे ना, इसलिए यानी इनकी माँ के जो पिता यानी लेखिका के जो नाना जी थे वह बारिस्टर थे, सरकारी महकमे में थे, इसलिए आन बान शान से सभी अभिभूत थे। माँ की शख्सियत का सभी सम्मान करते थे, कोई भी उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी नहीं करता था कि ये काम करे ही करे। कोई उनकी शख्सियत का सभी लोग सम्मान करते थे। उसका कारण उनकी खूबसूरती, नाजुक थी, खूबसूरत थी, नज़ाकत, कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदार और निष्पक्ष थी। ईमानदार व्यक्तियों को हर कोई पसंद करता है, जो निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता, ऐसे व्यक्तियों को सभी लोग पसंद करते हैं। चूँकि ये ईमानदार भी थी, निष्पक्ष थी और अपनी इन्हीं आदतों के कारण परिवार के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वो घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करती थी, ना ही उनको कोई कहता भी नहीं था कि आप करें। यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश की कोई जिम्मेदारी उन्हें कभी नहीं उठाई थी। उनका ज़्यादातर वक्त किताब पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य की चर्चा करने में बीत जाता था। साहित्य समाज का दर्पण है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी साहित्य आपको एक आईना दिखाता है, आप किस पथ पे चले। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार सदन की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उनका पैर लड़खड़ा गया। तभी एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार ने उनको संभाल लिया। उस पत्रकार को उन्होंने धन्यवाद दिया। वो कहा कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, ये कर्तव्य ही है। साहित्य के लोग, पत्रकारिता का विषय है, पत्रकार ही साहित्यिक दुनिया का व्यक्ति होता है, हिंदी साहित्य का ही एक अंग है पत्रकारिता। उसने कहा ये तो हम लोगों का फर्ज है, जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाती है, चाहे व्यक्ति, उसे हमेशा कलमों से, अपने पेन से संभाला जाता है। तो निश्चित तौर पे साहित्य चर्चा करना, निश्चित तौर पे हमारे विचारों की गंभीरता आती है, हमारे अंदर नैतिकता आती है। तो साहित्य निश्चित तौर पे बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन अच्छे डॉक्टर बन जाएं, या हम विचारवान हो जाएं, मानवता के लिए हमारे अंदर भाव हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन साहित्य हमारे अंदर इस तरह के भाव का विकास करता है। फिर भी घर के छोटे बड़े मामलों में उनसे सलाह ली जाती थी। ये नहीं कि काम नहीं करती है, चलो इनसे कोई सलाह नहीं लेगा, लेकिन घर के जो भी छोटे बड़े मामले होते थे उन पे उनसे सलाह ली जाती थी और उसका सम्मान भी किया जाता था। माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, वैसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए।
झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी सच के समान कोई तपस्या नहीं है। आपको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आप सच बोलते हैं। सच बोलना एक तपस्या है, क्योंकि मानव की फितरत है, मानव की आदत है, वो झूठ बोल देता था। लेखिका की माँ कभी नहीं झूठ बोलती हैं। झूठ बोलना चाहिए। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, कोई गुंडा किसी व्यक्ति को दौड़ा रहा, आपसे पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ गया, हमने कह दिया इस रास्ते से नहीं किसी और रास्ते से, अगर उसकी जान बच गई तो इस झूठ का पाप नहीं लगेगा। लेकिन विश्वासघात करने के लिए, छल कपट दंभ के लिए अगर झूठ बोला जाए तो पाप है। एक गोपनीय बात भी किसी दूसरे से नहीं कहती थी, ये भी गुण है। अगर आपको कोई अपना जान के कोई गोपनीय बात बताता है तो दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए। इसलिए घर के लोग उन पे श्रद्धा रखते हैं और बातें भी बताते हैं। इस प्रकार 6 बच्चे और सास ससुर के साथ रहते हुए भी एक आम औरत की तरह जिंदगी न बिताकर उन्होंने अपना जीवन अपने मन मुताबिक जिया। क्योंकि आम औरत अपने मन के हिसाब से नहीं चल पाती है, क्योंकि उसे बंधन में रहना पड़ता है। पारिवारिक दायित्वों में एक औरत को कई भूमिका निभानी पड़ती है, माँ का, बहन का, पत्नी का, तमाम दायित्व। एक बहुत जटिल दायित्व है एक महिला का। लेकिन इन सब से परे होकर उन्होंने मन मुताबिक अपना जीवन जीना। लेखिका के जीवन में माँ और नानी के अतिरिक्त एक महिला और थी जो इनकी परदादी थी। परदादी मंदिर जाकर एक रिवाज के अलग, यानी भारतीय समाज में पुरुष की प्रधानता है। आज भी लोग पुत्र के पैदा होने पे ज्यादा हर्षित हो जाते हैं और पुत्री के होने पे दुखी हो जाते हैं, जबकि हमारा संविधान सबको बराबर अधिकार दिया है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सभी लोग बराबर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन आर इक्वल। We cannot discriminate on the basis of gender or caste। हम न तो जेंडर के आधार पे न तो कास्ट के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उन्होंने रिवाज के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है। आज भी ऐसी मानसिकता लोगों की बदल नहीं पाई है। आज भी समाज जो है पुरुष प्रधान है। कन्या होने पे लोग दुखी हो जाते हैं। उनकी मन्नत पूरी हुई, एक नहीं 5 कन्या उनके परिवार में आ गई। ये बार की घटना का जिक्र लेखिका करती है। चोर से सामना हुआ, चूंकि उनके घर पे सभी लोग किसी परिवार के सदस्यों की शादी में गए हुए थे, महिलाएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय चोर आ गया। चोर का भी दुर्भाग्य था, जिस कमरे में घुसा उनकी दादी थी, उन्होंने उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा बेटा पानी पिला दे। अब चोर तुम हो चाहे जो भी हो, तुम्हारे और ईश्वर के सिवाय कौन मुझे पानी पिला दे। लेकिन जैसे वो लेकर गया वहाँ लोटा और पकड़ा गया। फिर आधा लोटा पानी अपने पीकर और आधा उसे दे दिया और कहा इस तरह अब हमारा जूठा तुम पी के अब मेरा संबंधी हो गया, हम माँ बेटा हो गए। अब तुम चोरी करो चाहे खेती। लेकिन क्या कहती है, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। उसे आज भी देखती है, वो बूढ़ा हो गया है लेकिन एक अच्छा किसान हो गया है। उसके अंदर दादी के द्वारा परिवर्तन हो गया। लेखिका की बड़ी बहन जिसका नाम मंजुल भगत था, वो भी लेखिका बनी। दूसरे नंबर पर खुद लेखिका थी जिनका नाम मृदुला गर्ग था। अन्य बहनों के जो नाम थे वह चित्रा, रेणु और अचला था। सभी बहनें लेखन से जुड़ी रही, पर रेणु नहीं। इनका एक भाई था, उसका नाम राजीव था। अचला चूंकि सबसे अलग हटके समय के हिसाब से अंग्रेजी साहित्य में लिखना शुरू किया। रेणु शुरू से ही खुले विचारों की थी। स्कूल, एक बार की घटना कहती है, एक बार विद्यालय बंद था, बारिश हो रही थी, सभी लोगों के मना करने पे वो पैदल 2 मील की दूरी पे चली गई। वापस आई, पता चला विद्यालय बंद है, लेकिन उसे इस बात का मलाल नहीं था। रेणु चूंकि लेखन से नहीं जुड़ी, अपने जीवन को अन्य बहनों से थोड़ी स्वतंत्र होके जी। थोड़ी स्वतंत्र होकर जी रेणु। तो इस तरह आपने देखा कि लेखिका अपनी नानी, अपनी परदादी, अपनी माँ और अपनी बहनों का जुड़े तमाम तथ्यों को प्रकाशित करती है
और बताती है कि सब जो थी अनपढ़ थी उनकी नानी दादी, लेकिन विचारों की जो उसमें पराकाष्ठा थी, खुलापन था, आज़ादी थी, अपने जीवन जीने का उनके अंदर जिजीविषा थी, यानी अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकती थी। यानी उनके जीवन पे इन सभी महिलाओं का असर हुआ है, तभी उनके लेखन में सारी चीज़ें स्वतंत्र रूप से नारी समाज के लिए लिखती हैं। मृदुला गर्ग की सभी रचनाएं निश्चित तौर पे पथ प्रदर्शक के रूप में व्यक्त होती हैं, हमें मार्गदर्शन ही करती हैं। इस तरह इसका सारांश यहाँ तक था, यानी हमने सभी सारांश का अध्ययन किया। इसके प्रश्न उत्तरों पे भी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।